हेलो एवरीवन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और हमने फर्स्ट लेक्चर में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, थर्ड लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और फोर्थ लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता है कि हम घटना चक्र की पॉइंटर को पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट के बाद हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल हो जाए, है ना। तो आप बताइए, क्या आपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब आया था? जी हाँ, 2008 में। इसके 8 सब कंपोनेंट थे, वो आपको याद हुए? अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो आठों। एक तो था आपका सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद फिर क्या है, हिमालय, वाटर, एग्रीकल्चर और ग्रीन इंडिया। और उसके बाद फिर हिमालय और हैबिटेट हो गया और उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो ये पूरे 8 कंपोनेंट हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के, जो कि आपको पता होने चाहिए। वेटलैंड रूल्स कब आया था? 2010 में आया था, ओके। और उसके बाद फिर कुछ बुक के नाम जो कि आपको पता होना चाहिए। कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग है, और एडम्स की ग्रीन डेवलपमेंट है। और उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको एक्ट के ईयर पता होने चाहिए, लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या है? 1986, राइट। और उसके बाद फिर वाटर एक्ट, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, 1974 है वो। एयर एक्ट जो है कई बार पूछा गया है, 1981 है। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट ये आपने पढ़ा है 2006। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ये कब का है? 2010, 2010, ओके। तो हो गया एक्टिव रिकॉल। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ओजोन लेयर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर आपको कौन से अर्थ के लेयर में पाई जाती है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है। तो कौन से लेयर में है? जी हाँ, स्ट्रेटोस्फियर में है। ट्रोपोस्फियर आपको 0 से 10 से 15 किलोमीटर के आसपास मिलती है। और स्ट्रेटोस्फियर आपको 15 से 50 किलोमीटर के पास आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलती है ना। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन की लेयर मिलती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। ये यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे आएगा तो क्या होगा? हमें स्किन कैंसर होगा और बाकी कई सारी प्रॉब्लम्स हमको होंगी, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है, ये वही सेम थिंग है। और ये कितना किलोमीटर्स पे है? तो ये 15 से 30 किलोमीटर पे है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अर्थ का सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है? तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्या ये एक ग्रीन हाउस गैस है? तो जी नहीं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। और सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है? नहीं। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और मैंने प्रोपेन को बताया था, ग्रीन हाउस गैस है? जी नहीं, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CFC, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो ओजोन है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ पे नहीं आने देता? वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सेम थिंग है कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। और ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी रेस से बचाता है? तो यूवी रेस से बचाता है। अगर नहीं बचाएगा और वो अर्थ पे आएगा तो उससे क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। अब ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कितने तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है ना। इसी दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन को बचाने के लिए था, उसको साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? 1987 में। इसलिए 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। ओजोन होल किसकी वजह से होता है? CFC की वजह से होता है। और ये जो है बैन कर दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये सेम चीज़ है। उसके बाद फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन होल जो है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होल कहाँ पे हो गया है, वो हो गया है अंटार्कटिका में। अच्छा, ये ओजोन होल लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इस तरीके से एटमॉस्फेयर में एक होल बन गया होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली देखिए, ओज़ोन जो होता है ना, ओज़ोन की एक क्वांटिटी होती है। ओज़ोन को मेज़र किस में करते हैं? हम लोग मेज़र करते हैं इसको डॉब्सन यूनिट में, है ना? तो ओज़ोन की एक क्वांटिटी होती है। जब वो रिड्यूस हो जाती है ना, तो उसी को ओज़ोन होल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे ओज़ोन ही प्रेज़ेंट नहीं होगी और एक होल बन जाएगा, ये नहीं होता है। बस उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का जो लेवल है वो नेचुरली रेगुलेट किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है ना। अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों आपको एसिड रेन कराते हैं ना, लेकिन ये एक ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्लास्टिक फोम के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ होता है, और तो और एरोसॉल कैंस में एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम ओजोन होल आपको अंटार्कटिका पे देखने को मिलेगा। तो वो क्यों मिलता है? एक तो पोलर फ्रंट, आप जियोग्राफी में पढ़ोगे ये पोलर फ्रंट के बारे में, तो प्रेजेंस ऑफ पोलर फ्रंट नंबर वन। दूसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये स्प्लिट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। यही ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को स्प्लिट करता है। तो ये हो गया एक आपका, या तो ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया होगा या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड दिया होगा। क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड में बनता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, वो ओजोन के साथ लड़के ओजोन को स्प्लिट करता है, ठीक है ना। दो हो गया। और तीसरा, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पोलर फ्रंट हो गया, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड हो गया, और इनफ्लो ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इन तीनों की वजह से ओजोन होल बनता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड दिया होगा तो आप उसको भी इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। नाउ, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस फिल की जाती है? अमोनिया, मेफ्रॉन, मीथेन या फिर एसिटिलीन? तो वो होता है आपका मेफ्रॉन। ओके, नाउ कौन सी टीम थी जिसने कि ओजोन होल को अंटार्कटिका पे डिस्कवर किया था? वो थी ब्रिटिश टीम। नौ GW केंट मूरे ने टिबेटियन प्लेटू पे ओजोन होल को डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर स्टेटमेंट दिया है कि ओजोन जो है इस बायोटिक लाइफ के लिए इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? उसका रीज़न दिया है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द हाई एनर्जी रेडिएशन। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों ही करेक्ट है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि कंट्रोल और तो और फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए है? कौन सा प्रोटोकॉल है? अब याद करो आप, मैंने आपको बताया था ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आया था? 1987 में। ये इसका डे कौन सा था? वो था आपका 16 सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर मनाते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।